नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा पेपर हैकर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करने वाले हैं। ये अपना रहने वाला है बीए 4 सेमेस्टर वालों के लिए और अपना किसका हो जाएगा तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये अपना रहने वाला है हिंदी का। ठीक है भाई, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम हिंदी पढ़ रहे थे। हिंदी के हम क्या देख रहे थे, MCQ क्वेश्चन। कौन से MCQ क्वेश्चन, और यूनिट नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब जो हमारी रहने वाली है वो यूनिट कौन सी है, यूनिट नंबर आपकी रहने वाली है 4। तो यूनिट नंबर 4 से 50 क्वेश्चन है। आज हम इन 50 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और अगली वीडियो में आपकी लास्ट मिलेगी और लास्ट वीडियो मिलेगी। ठीक है, 3 वीडियो MCQ होंगी जिसमें आपके सारे के सारे हिंदी पेपर फर्स्ट जो है आपका, उसमें सारा की सारा कवर हो चुका होगा। थ्योरिकल मैंने पूरा पढ़ा रखा है। अब हम MCQ देख रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों के लिए। तो वास्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, देवनागरी लिपि का प्रयोग, देवनागरी लिपि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग बात करते हैं देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। तो सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किस राज्य में हुआ था, ये हमसे सिंपली पूछ रखा है। तो आंसर क्या रहेगा, ये निकालना है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कौन सा आंसर हो जाएगा, गुजरात। सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किस राज्य में किया गया था, तो गुजरात राज्य में किया गया था। आगे बात करते हैं दूसरा, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये आपको यहां पर बताना है। तो कौन सी लिखी जाती है, एक बार चॉइस करें। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, मराठी भाषा जो है वो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, अगले बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, ये आप यहां पर बताना है। ठीक है, तो जो हिंदी है वो किस लिपि में लिखी जाती है, फटाफट इसका आंसर देंगे। देखा है खरोष्टी, ब्राह्मी, नागरी, या बात करते हैं तुम्हारा मनस्वरी। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हिंदी आपको सबको पता है, हिंदी लिखी जाती है नागरी भाषा में। किसकी, नागरी भाषा में आपको क्या मिलेगी, हिंदी देखने को मिल जाती है। वही बात करें देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो आपको टोटल की बात करेगा, टोटल कितने वर्ड होते हैं, टोटल होते हैं 52 वर्ड, जिसमें से स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन होते हैं 33। ठीक है, तो इतनी बात आपको यहां पर याद रखना है। तो बात करते हैं देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो 11 स्वर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। तो किसमें कहा गया है, तो आपको भाषा से संबंधित भाग, आपको संविधान में भाग कौन सा, भाग नंबर 17 में आपको देखने को मिलेगा संविधान की मतलब भाषाओं के बारे में। और सूची की बात करेगा, अनुसूची की बात करेंगे तो 8वीं अनुसूची में आपको कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं को आपको क्या मिलेगा, उल्लेख देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं भाग 17 में कहां से कहां तक, तो 343 से लेकर 351 तक आपको देखने को मिलता है। कैसे, 343 से लेकर 351। तो बात करते हैं संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो किसमें कहा गया है, 343 में अनुच्छेद में कहा गया है। कौन से, 343 में अनुच्छेद में आपको देखने को मिल जाता है। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई। तो बात करेंगे भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान कब की गई थी। तो उसी दिन क्या मनाते हैं, अपना संविधान मतलब हिंदी डे भी मनाते हैं। तो हिंदी डे कब मनाते हैं, आप हो गए 14 सितंबर के लिए। तो 14 सितंबर 1939 की बात करेंगे। कौन सा, 14 सितंबर 1939 को हिंदी को राजभाषा में मान्यता दी गई थी, मतलब संविधान में मान्यता इसको दी गई थी राजभाषा की। ठीक है, ये केंद्र भाषा भी है और राज्य भाषा भी है, ये ध्यान रखना। ये तो हो गया। ये पूछेगा आपसे हिंदी डे कब मनाते हैं, कौन सा, हिंदी डे, हिंदी डे कब मनाते हैं। आपसे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि विश्व हिंदी डे कब मनाते हैं, विश्व हिंदी डे, विश्व हिंदी डे कब मनाते हैं। तो 10 जनवरी के लिए। कौन सा, 10 जनवरी के लिए विश्व हिंदी डे मनाते हैं। और हिंदी डे कब मनाते हैं, ये मनाते हैं 14 सितंबर के लिए। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अगले बात करेंगे, भारत की राजभाषा कौन सी है। तो भारत की राजभाषा कौन सी बताना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू या फिर भारत की सभी भाषाएं। तो राजभाषा की बात कर रहा है तो वह कौन सी है, हिंदी देखने को मिलेगी। कौन सी, हिंदी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन देखने को मिल जाता है। तो मैंने कहा अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हमें क्या मिलता है,
351 तक हिंदी का उल्लेख है। और जो लास्ट वाला है 351, इसमें हमें मिलती है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित केस देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं कि हम क्या करेंगे, भारत में या विश्व में अपने हिंदी का प्रचार करेंगे। ये किस में कहा गया है, ये अनुच्छेद नंबर 351 में कहा गया है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेखों में हुआ है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी का सर्वप्रथम उपयोग किस शिलालेख में देखने को मिलता है, भट्टा, अशोक, चंद्रगुप्त या हर्षवर्धन। तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किस शिलालेख में मिलेगा आपको, के जय भट्ट के शिलालेखों में देखने को मिलता है। किसके, जय भट्ट के शिलालेखों में देखने को मिल जाता है। अगली बात करेंगे, देवनागरी का विकास माना जाता है। देवनागरी लिपि जो है उसका विकास माना जाता है देवनागरी से, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, या बात करेंगे सिंधु लिपि से। तो बताएंगे लिपि कौन सी होती है, लिपि मिलेगी ब्राह्मी लिपि। कौन सी, ब्राह्मी लिपि से क्या माना जाता है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ठीक है, अगली बात करेंगे, इसकी बात करते हैं, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है। हिंदी भाषा का लिपि होना, या बात करेंगे प्राचीन लिपि होना, अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक ध्वनि के लिए एक संकेत होना। ये बात बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि भी है और साथ में एक ध्वनि के लिए एक ही अर्थ का संकेत देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं देखने को मिलती है, ये बताना है। इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है, बिल्कुल सही है, जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। इसमें एक ध्वनि के लिए एक प्रतीक होता है, बिल्कुल सही, एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक देखने को मिल जाता है। जैसे आ है तो आ ही लिखा जाएगा, बड़ा आ है तो बड़ा ही लिखा है, ई है तो ई ही लिखी जाएगी। तो बात करते हैं, इसमें सिरोरेखा का प्रयोग होता है, बिल्कुल सही, मैंने आ किया तो उसके ऊपर सिरोरेखा लगा दी, तो ये भी बात सही है। क्या विकास की दृष्टि में यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के मध्यकालीन की समकालीन की लिपि है, बिल्कुल गलत। ब्राह्मी की तो है मगर खरोष्टी की नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। निम्न में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है। तो विकास की दृष्टि में यह लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी के समकालीन नहीं है। ब्राह्मी के तो है मगर खरोष्टी के नहीं है। ठीक है, अगली बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखा है देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। देवनागरी लिपि कैसी है, आप कैसी लिखते हो उसे, अक्षरात्मक है, प्रतीकात्मक है, वर्णात्मक है, चित्रात्मक है। तो ये एक अक्षरात्मक है। जैसे मैंने छोटा आ लिखा तो ये क्या है, एक अक्षर है। तो हम क्या कहेंगे, हमारी देवनागरी लिपि कैसी है, ये एक अक्षरात्मक लिपि है। अगली बात करते हैं, इनमें से कौन सी लिपि नहीं है। कौन सी लिपि नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो अरबी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, देवनागरी लिपि है, मगर अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है। अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी एक भाषा है, ये एक लिपि नहीं है। ठीक है, अगली बात करेंगे, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी होती है, रोमन लिपि। इसे क्या कहते हैं, रोमन लिपि के नाम से जानते हैं अंग्रेजी भाषा की लिपि के लिए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, यह बताना है। ठीक है, कौन उस समय अध्यक्षता कर रहे थे 1953 में। तो बात करते हैं, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन कर रहे थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीवी गिरी कर रहे थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति CBD जयंती कर रहे थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो आपको सबको पता है उस समय बैठक कौन कर रहे थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे थे। ठीक है, कौन कर रहे थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे थे। अगले बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1947 की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के लिए संपूर्ण आनंद हो जाएंगे, आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो 1947 में गठित देवनागरी लिपि का जो सुधार अधिनियम था उसके अध्यक्ष कौन थे। इस समिति के अध्यक्ष देखने को मिलेंगे आचार्य नरेंद्र देव। कौन मिलेंगे, आचार्य नरेंद्र देव आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा प्यार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नागरिक लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि कौन सी, नागरी लिपि सुधार समिति के जो संयोजक थे वो कौन थे, ये आपको बताना। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक की बात कर रहा है तो कौन थे, काका कालेलकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काका कालेलकर आपको देखने को मिलेंगे। कौन मिलेंगे, काका कालेलकर आपको देखने को मिलेंगे। तो नागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर देखने को आपको मिल जाते हैं। ठीक है,
आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था? मतलब इंग्लिश लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था, ये पूछ रखा है। तो किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, काका कालेलकर ने, सुमित कुमार चटर्जी ने, या बात करेंगे विनोबा भावे ने? थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, क्योंकि रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था, ये हमसे पूछ रखा है। तो कौन जाएंगे? सुनीता कुमार चटर्जी। कौन? सुनीता कुमार चटर्जी ने रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव दिया था। ठीक है, अब यहां से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो बात करते हैं, जैसे निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और उनके लगे अनंत, कैसे उनके लगे प्रत्यय। देखो उपसर्ग कहाँ लगते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय में थोड़ा सा अंतर देखा जाए। उपसर्ग और प्रत्यय दो आपको शब्द के कुछ अंग देखने को मिलते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले। कहाँ लगते हैं? शब्द के पहले आपको देखने को मिल जाते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो शब्द के बाद में आपको देखने को मिलेंगे। शब्द के बाद, शब्द के पहले कौन लगते हैं? उपसर्ग। शब्द के बाद कौन लगते हैं? आपके प्रत्यय। तो हमसे क्या पूछ रखा है? प्रत्यय। प्रत्यय कहाँ लगेंगे? शब्द के बाद में। तो शब्द के बाद में आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और उनसे लगे प्रत्यय का युग्म कौन सा गलत है, ये आपको चूज करना है। गलत युग्म को आपको चूज करना है। जैसे बात करेंगे सुंदरता, तो सुंदरता का अगर हम विच्छेद करें तो क्या बनेगा? सुंदर प्लस ता बराबर क्या बन जाएगा? सुंदरता। बिल्कुल सही बात है। वही बात करें कठिन प्लस आई, क्या बनेगी? कठिनाई। बिल्कुल सही है। बच प्लस अन, यहां पर पन नहीं होगा, यहां पर अन होगा। बच प्लस अन बराबर क्या बनेगा? बचपन। ठीक है। बात करेंगे पांच प्लस बां बराबर क्या बनेगा? पांचवा। तो गलत कौन सा था? गलत था बच प्लस अन। पन था, यहां पर होना चाहिए था क्या? बच प्लस अन, तो क्या बन जाता? बचपन। तो इतनी बात यहां पर गलत थी। तो यहां पर अन आना चाहिए था, प्रत्यय, पन नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है। प्रमाणिक का बताना है, प्रमाणिक का मूल शब्द और प्रत्यय मिलकर प्रमाणिक कैसे बनेगा। क्वेश्चन को ध्यान से थोड़ा देखा जाए तो प्रमाणी प्लस का कोई प्रत्यय नहीं होता। प्रमाण प्लस एक, प्रा प्लस माणिक, प्रमा प्लस आड़िक। देखो सारे की सारी गलत हैं ये। ठीक है, तो बात करते हैं प्रणाम। कौन सा? प्रमाण। प्रमाण एक क्या है? अपने आप में एक मूल धातु है। क्या है? एक मूल धातु है या फिर शब्द है, या फिर शब्द है। तो प्रमाण क्या है? एक प्रकार से मूल धातु या फिर शब्द है। अगर मैं इसमें एक प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या बनेगा? प्रमाणिक बन जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो जाता है। जब हम इक जोड़ते हैं तो वहां पर आ की मात्रा पहले लगती है, ये बात ध्यान रखना। जैसे मैंने प्रमाणिक, प्रमाण में क्या है? आ की मात्रा है। जब मैं इक जोड़ूंगा तो प्रमाण, प्रमाण प्लस इक बराबर क्या बनेगा? प्रामाणिक। तो यहां पर प्रामाणिक बनेगा। इतनी फोकस भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले बात करेंगे, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में तद्धित शब्द का प्रयोग हुआ है, ये आपको। अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। अब प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। अब प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा, तो प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित प्रत्यय। कौन सा? एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? मूल धातु, मूल धातु या क्रिया, धातु क्रिया बात एक ही होती है। मूल धातु या क्रिया से बने हुए शब्द जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और जो अलग वगैरह जो बच जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह, इनसे बने हुए शब्द जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो हमें थोड़ा सा इनमें अंतर देखना है। कृत मतलब क्रिया से बने हुए, और बाकी सब तद्धित प्रत्यय में आ जाएंगे। तो हमें क्या पूछ रखा है? तो पूछ रखा है किस शब्द में तद्धित प्रत्यय प्रयोग हुआ है। तो तद्धित प्रत्यय किसमें हुआ है, ये निकालना है। देखो पाठ प्लस एक, पाठ प्लस का, पाठक। पाठक क्या? अपने आप में एक संज्ञा है, तो ये क्या बन गया? कृत प्रत्यय। दार्शनिक कृत प्रत्यय, लड़ाई कृत प्रत्यय। मगर देखा जाए सुनहरा, तो सुनहरा कैसी है? आम सुनहरा है। तो आम की विशेषता क्या है? कि वह सुनहरा है। तो इस प्रकार से ये जो हमारा है वो कैसा है? तद्धित प्रत्यय है। और ये सारे के सारे कृत प्रत्यय हैं। तो इतनी बात आपको यहां पर देख लेना है। अगले बात करेंगे, तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये चूज करना है। निकालो। देखो बात करते हैं बुराई। बुराई क्या है? एक बात अपने आप में क्या है? उसका विशेषता है कि बुराई। बात करेंगे अच्छाई और भलाई, ये तीनों की तीनों सेम मुझे कुछ लग रहे हैं। और बात करेंगे सिलाई। सिलाई क्या है? क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है सिलाई। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई इस कमीज को सिल देना, तो सिलना क्या है? क्रिया है। और क्रिया जब आ जाएगी तो वहां पर क्या बनेगा? कृत प्रत्यय बनेगा, तद्धित प्रत्यय नहीं बनेगा। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगी? ये हमारे पास सिलाई क्या है? एक
कृत प्रत्यय है, ये ना कि तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अगले बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? लौकिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या बनेगा? लौक प्लस इक। कौन सा? लौक प्लस इक बराबर क्या बनेगा? लौकिक। तो यहां पर क्या है? इक प्रत्यय देखने को आपको मिलेगा। अगले बात करते हैं, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? प्रत्यय रहित मतलब जिसमें प्रत्यय नहीं है, ये आपको छांटना है। जैसे बात करें मर्म प्लस ज्ञा। कौन सा? मर्म प्लस ज्ञा, मर्मज्ञा। तो बात करते हैं विज्ञान प्लस एक, क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। बात करते हैं कृपा प्लस आलू, कृपा प्लस आलू बनेगा क्या? कृपालु। बात करेंगे अनु, अनु प्लस बात। अब थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए तो यहां पर अनु कैसे आया? अनु अपने आप में एक मूल शब्द नहीं है, यहां पर बाद जो है वो अपने आप में मूल शब्द है। तो मूल शब्द देखो ध्यान से, कहां पर आया? मूल शब्द आया बाद में, और हमें बाद में क्या लाना चाहिए था? बाद में हमें प्रत्यय लाना चाहिए था। तो यहां पर उपसर्ग जोड़ा गया है, ये ना कि प्रत्यय। तो प्रत्यय रहित कौन सा है? तो यही हो जाएगा अनुबाद, प्रत्यय रहित है। यहां पर उपसर्ग देखने को मिल रहा है, प्रत्यय नहीं है। अगले बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के संयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं, बाड़ी कहते हैं, या स्वानिम कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्वानिम। क्या कहते हैं इसको? स्वानिम कहा जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं। भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो अलग विशेषता है उसे बताइए। भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो अलग विशेषता है उसे बताइए। भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है। जैसे परिवर्तन होते रहते हैं, भाषा अपने आप में चेंजेस होती रहती हैं। जैसे पहले क्या थी? पहले वैदिक संस्कृत थी, पहले संस्कृत थी, फिर उसके बाद वैदिक संस्कृत आई, फिर लौकिक संस्कृत आई, फिर कौन सी आई? फिर प्राकृतिक पहले आएगी, पहले पाली आई, फिर प्राकृतिक आई, फिर अपभ्रंश आई, फिर अभट्ट आई, फिर कहीं जाकर हमारी हिंदी का विकास हुआ। तो ये कैसी आई हैं? ये परिवर्तनशील तो ही हैं। सबसे पहले संस्कृत, फिर वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अभट्ट, फिर हिंदी। तो ये कैसे आई हैं? ये परिवर्तनशील हैं। परिवर्तन होते 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 हमारी हिंदी का विकास हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? भाषा परिवर्तनशील है। कैसी है? भाषा परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही बात है। भाषा पैतृक संपत्ति है। क्या आपको जन्मजात मिल चुकी है भाषा? अरे बिल्कुल गलत बात है। भाषा हमने सीखी है भाई। जब हम पैदा हुए थे तो कोई भाषा में बोलनी नहीं आती थी, लोगों ने हमें सिखाई। ठीक है, माँ बाप ने हमें सिखाई। तो ये बात गलत है। तो बात करते हैं, भाषा सामाजिक संपत्ति है, बिल्कुल सही। भाषा समाज के द्वारा दी गई एक संपत्ति है। भाषा अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, बिल्कुल सही। भाषा सीखने से ही सीखी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा जो हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? बा, बिल्कुल सही। तो भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो अलग विशेषता है उसे बताइए। तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। अगले बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दे रखा है, कौन से शब्द किसी विशेष विज्ञान, विशेष कला या विशेष शास्त्र से जुड़े होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरिकल पढ़ी है तो आप अच्छी प्रकार से आंसर दे सकते हो। सारी थ्योरिकल मैंने पढ़ा रखी है। जिस किसी को पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, कहां चले जाएंगे? हमारी साइट्स www.paperhacker.in, वहां पर जाओ, आपको सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू नोट्स चाहिए तो एमसीक्यू नोट्स मिलेंगे 2-3 बुकों के। आपको थ्योरिकल नोट्स चाहिए, थ्योरिकल नोट्स आपको मिलेंगे। ऐप्स बिल्कुल फ्री मिलेंगे। पीडीएफ पे आपको कुछ पे करना पड़ सकता है, जैसी आपकी मर्जी हो। फ्री पढ़ना हो तो ऐप डाउनलोड कर लो, अगर आपको पेड खरीदना है तो आपको पीडीएफ खरीद लो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी हो, सब कुछ आपको अवेलेबल कराए जा रहे हैं। तो बात करते हैं, कौन से शब्द किसी विशेष विज्ञान, विशेष कला और कला या विशेष शास्त्र से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द कहते हैं, सामान्य शब्द कहते हैं, अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इन्हें क्या कहते हैं? पारिभाषिक शब्द कहते हैं। थ्योरिकल में बहुत अच्छे प्रकार से मैंने आपको इसको पढ़ा रखा है। अगले बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रयोग विषय अथवा प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया है? थोड़ा प्यार से क्वेश्चन को देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए तो प्रयोग विषय अथवा प्रयोग क्षेत्र के आधार पर शब्दों को कितने वर्गों में बांटा गया? तो शब्द को मैंने कहा था 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है सामान्य शब्द, एक होता है अर्ध पारिभाषिक शब्द, एक होता है पारिभाषिक शब्द। इनके बारे में, सामान्य शब्द जो हमारी सामान्य बोलचाल में होते हैं, पारिभाषिक शब्द जो पहले अर्ध पारिभाषिक जो पहले पारिभाषिक थे, धीरे धीरे सामान्य भाषा में लिप्त हो गए, धीरे धीरे परिवर्तित हो गए, तो उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध पारिभाषिक शब्द। और जो वर्तमान में नए नए शब्द आए हैं, उनका सिंपल एक ही अर्थ होता है, एक विशिष्ट अर्थ होता है, उन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं, जो हमारी हिंदी भाषा में बोलचाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लिखित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देखने को मिल जाते हैं।
मतलब विभेद करने के लिए बहुत ही आसानी से हम उन्हें पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, ये तीन प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है साधारण शब्द, एक होता है अर्धपारिभाषिक, एक होता है पारिभाषिक। तीनों के बारे में आपको याद रखना है। अगले बात करेंगे, यहां देखा है किस शब्द का अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित होता है। किस शब्द का अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित, मतलब स्पष्ट मतलब बिना किसी हम भेद के, बिना किसी हम रुकावट के, बिना किसी हम कन्फ्यूजिंग के उन्हें आराम से पढ़ सकें, और सुनिश्चित अर्थ एक निश्चित हो और उसका ज्ञान हम आसानी से लगा सकें, आसानी से पहचान सकें। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? क्या सामान्य शब्द कहते हैं, रूढ़ शब्द कहते हैं, पारिभाषिक शब्द कहते हैं, अर्ध पारिभाषिक शब्द कहते हैं? तो इन्हें पारिभाषिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको पारिभाषिक शब्द कहते हैं। आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, पारिभाषिक शब्द की विशेषता क्या होती है? सुनिश्चित होते हैं, विषय संबद्धता होती है, स्पष्टता होती है, या सभी? इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूं? सुनिश्चित होते हैं, अर्थ निश्चित होता है, विषय संबंध होते हैं, किसी ना किसी विषय से रिलेटेड होते हैं, और बात करते हैं इनमें संतुष्टता देखने को मिलती है। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा? यहां पर उपयुक्त सभी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले देखा जाए तो पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्द कहते हैं जो रसायन, भौतिक दर्शन, राजनीतिक आदि विज्ञान आदि विभिन्न विज्ञान और शास्त्रों के शब्द होते हैं। कथन किसका है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये परिभाषा आ चुकी है। ठीक है, तो पारिभाषिक शब्द की परिभाषा किसने दी? जो रसायन, भौतिक दर्शन, राजनीतिक आदि विभिन्न विज्ञानों या शास्त्रों के शब्द होते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है भोलानाथ तिवारी का। किसका? ये कथन आपको मिलेगा भोलानाथ तिवारी का। ये हम थ्योरिकल में पढ़ चुके हैं। अगली बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है तुम्हारा, जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वे पारिभाषिक शब्द होते हैं। ये कथन किसका है? इसकी परिभाषा हमने पढ़ चुकी है, तो बताओ किसका है? डॉक्टर नागेंद्र का है, भोलानाथ तिवारी का है, डॉक्टर रघुवीर सहाय का है, या फिर बात करेंगे रैंडम हाउस का है? बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा? किसका है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर रघुवीर सहाय का। किसका? डॉक्टर रघुवीर सहाय का आपको देखने को ये वर्ड मिलेगा। ठीक है, कथन मिलेगा। अगले बात करते हैं, इसको देखेंगे, किसने, किसके अनुसार पारिभाषिक शब्द ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए? किसके अनुसार पारिभाषिक शब्द ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए? ये संज्ञा किसने दी थी? डॉक्टर गोपाल शर्मा ने दी थी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने थी, महेंद्र चतुर्वेदी ने थी, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको ये थी डॉक्टर गोपाला शर्मा ने। किसने? डॉक्टर गोपाला शर्मा ने आपको ये परिभाषा देखने को मिल जाती है कि किसके अनुसार पारिभाषिक शब्द ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ प्रयुक्त करते हैं। ये कहा था गोपाला शर्मा ने। ठीक है, अगले बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी पारिभाषिक शब्दावली किसका मूल अंग है? हिंदी पारिभाषिक शब्दावली जो है वो किसका मूल अंग है? साहित्यक हिंदी का है, प्रयोजन मूलक हिंदी का है, सामान्य हिंदी का है, मानक हिंदी का है? थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए तो किसका है? ये प्रयोजन मूलक हिंदी का है। किसका? प्रयोजन हिंदी मूलक का आपको देखने को मिल जाता है पारिभाषिक शब्दावली। ठीक है, अगले बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पारिभाषिक शब्दावली ने हिंदी किसकी बनने का गौरव प्रदान किया है? बताएंगे, पारिभाषिक शब्दावली ने हिंदी किसकी बनने की गौरव प्रदान कर लिया है? विज्ञान की, प्रशासन की, जनसंचार की, या फिर ये सभी? हिंदी विज्ञान में प्रयुक्त होती है, हाँ भी होती है। प्रशासन में होती है, हाँ भी होती है। संचार में, बोलचाल में होती है, हाँ भी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, अगले देखा जाए, देखा है भाषा में शब्द किस प्रकार से संपन्न होता है? भाषा में शब्द किस प्रकार से संपन्न होता है, किस प्रकार से यूज होता है? देखो, बात करते हैं, वहां पर अभिज्ञा होनी चाहिए, व्यंजना होनी चाहिए, और लक्षणा होनी चाहिए। ये तीनों की तीनों शक्तियों से संपन्न होना चाहिए कोई भी शब्द। तो बात करते हैं शब्द अभिज्ञा, व्यंजना और लक्षणा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर उपयुक्त सभी रहने वाला है। अगले बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, किसके अनुसार पारिभाषिक शब्द ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए? किसके अनुसार पारिभाषिक शब्द ज्ञान विशेष के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ प्रयुक्त होना चाहिए? तो डॉक्टर भोलानाथ शर्मा, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, महेंद्र चतुर्वेदी, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, सिंपल बात वही कर रहा है, एक निश्चित अर्थ की बात कर रहा है। तो किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर गोपाला शर्मा ने। किसने कहा था? डॉक्टर गोपाला शर्मा ने कहा था। ठीक है, अगले बात करेंगे, यहां देखा है हिंदी पारिभाषिक शब्दावली किसका मूल अंग है? तो हम अभी पढ़ा था इसके बारे में, प्रयोजन मूलक हिंदी का। किसका? प्रयोजन मूलक हिंदी का ये अंग देखने को मिल जाता है। तो बात करेंगे, पारिभाषिक शब्दावली में हिंदी किसकी बनने की गौरव प्रदान कर रही है? तो हिंदी विज्ञान का, संचार का, जनसंचार का और प्रशासन का, तीनों का गौरव प्रदान कर रही है। ठीक है, अगले देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारा,
कि भाषा में शब्द किस शक्ति से संपन्न होना चाहिए। देखो ये रिपीट क्वेश्चन है 2-3, तो बात कर देंगे अभिज्ञा, व्यंजना और लक्षणा, तीनों शक्तियों से संपन्न होना चाहिए, अभिज्ञा, व्यंजना और लक्षणा। अगले बात करेंगे सामान्य और परिभाषिक शब्दों के बीच मूल अंतर किसके स्तर पर होता है। सामान्य और परिभाषिक शब्दों के बीच मूल अंतर किसके स्तर पर होता है। अर्थ संरचना के, पद संरचना के, वाक्य संरचना के, भाषा संरचना के। क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन कह रहा है सामान्य और परिभाषिक शब्दों के बीच, सामान्य और परिभाषिक शब्दों के बीच मूल अंतर किसके स्तर पर होता है। अब बताओ किसके स्तर पर होगा, अर्थ के स्तर पर। किसके, अर्थ के स्तर पर देखने को मिलता है। कैसे, अर्थ के स्तर पर आपको देखने को ये मिलेगा। ठीक है, अर्थ के स्तर पर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, अगली बात करते हैं हिंदी कैसी भाषा है। हिंदी बताओ, हिंदी कैसी भाषा है, राज्य भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, राज्य भाषा है, जन भाषा है, या फिर ये सभी। हिंदी राष्ट्र भाषा है, हाँ जी है। हिंदी राज्य भाषा है, हाँ जी है। हिंदी जन भाषा है, लोग बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर द रहेगा। ठीक है, अगले बढ़ते हैं सामान्य शब्द किन्हें कहते हैं। सामान्य शब्द किन्हें कहते हैं, आम बोलचाल के शब्दों में जो कभी परिभाषिक तो कभी सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जिनके एक सुनिश्चित परिभाषा होती है। देखो बात करते हैं सामान्य शब्द किसे कहते हैं, जिनके आम बोलचाल के शब्द होते हैं। अर्ध परिभाषिक किसे कहते हैं, अर्ध पारिभाषिक, अर्धभाषिक परिभाषिक शब्द किसे कहते हैं, जो कभी परिभाषिक तो कभी सामान्य अर्थ में बोले जाते हैं, वो कैसे कहते हैं, वो अर्ध परिभाषिक। और जो एक सुनिश्चित परिभाषा देते हैं वो क्या कहलाते हैं, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये रहेगा। सामान्य शब्द किन्हें कहते हैं, तो आम बोलचाल के शब्दों को सामान्य शब्द कहा जाता है। अगले बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखा है आंसुओं की नदी कहना, आंसुओं की नदी बहना, सॉरी ये मुहावरा है, आंसुओं की नदी बहना जैसे कैसे अर्थ को व्यंजित करता है। जो आंसुओं की नदी बहना है ये कैसे अर्थ को व्यंजित करता है, ये व्यंग्यार्थ देता है, अभिध्यार्थ देता है, लाक्षणिक अर्थ देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसुओं की नदी बहना कैसा है, ये एक लाक्षणिक अर्थ है। कैसा, लाक्षणिक। इसका कोई मूल अर्थ हम नहीं समझ सकते, बस इसे बड़ा चढ़ाकर कहने की कुछ बात होती है मुहावरे के अंतर्गत। ठीक है, तो आंसुओं की नदी बहना ये क्या है, एक मुहावरा है जिसमें क्या है, लाक्षणिक अर्थ देखने को मिलेंगे। लक्षण हैं मगर पूरी प्रकार से क्या आंसू की नदी बह सकती है, नदी नहीं बह सकती। तो ये एक लक्षण के थ्रू हम क्या करते हैं, व्यक्ति को व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, पारिभाषिक शब्दों द्वारा व्यंजित अर्थ में होती है। पारिभाषिक शब्दों द्वारा व्यंजित अर्थ में क्या होती है, निश्चितता होती है, सूक्ष्मता होती है, दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होती है, पारिभाषिक शब्दों में निश्चितता, एक निश्चित शब्द, और बात करते हैं सूक्ष्मता, मतलब सूक्ष्मता से उसका ज्ञान होता है। तो यहां पर राइट आंसर क्या जाएगा, यहां पर दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात करते हैं किस शब्द में तद्धित प्रत्यय नहीं है। तो किस शब्द में तद्धित मतलब तीर्थ प्रत्यय होना चाहिए, वो बताओ कौन सा। देखो बुराई की बात करें, भलाई की बात करें, अच्छाई की बात करें, सारे के सारे विशेषण है, मगर सिलाई अपने आप में क्या है, क्रिया है। तो यही क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग है। अगले बात करेंगे, यहां रखा है लौकिक शब्द में प्रयुक्त है। लौक प्लस इक बराबर क्या बनेगा, लौकिक। तो प्रत्यय कौन सा है, इक, लास्ट में जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। अगली बात करेंगे, प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। प्रत्यय रहित हमने इनके बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, मर्मज्ञा, मर्म प्लस आज्ञा, मर्माज्ञा। ठीक है, विज्ञान प्लस इक, वैज्ञानिक, कृपा प्लस आलू, कृपालु, इन सब में प्रत्यय देखने को मिल रहा है। मगर अनु क्या है, उपसर्ग है, और बाद में बाद क्या है, मूल धातु है। तो यहां पर क्या मिल रहा है, अनु उपसर्ग देखने को मिल रहा है, प्रत्यय नहीं है। तो आंसर क्या रहेगा, आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर द। अगली बात करते हैं, भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है, आपको की हिंदी है। क्या है, भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी है। ठीक है, बात करेंगे, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किससे, खरोष्टी से, ब्राह्मी से, रोमन से, फारसी से। तो देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है ब्राह्मणी लिपि से। कौन सी, ब्राह्मणी लिपि से। तो ये हमारे आज की वीडियो में 50 क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 4 से, जिसमें आपने 45 क्वेश्चन मेरा मानना है आराम से लगा लिए होंगे। अगर इससे कम लगे हैं तो आप पहले थ्योरिकल पढ़ लें। थ्योरिकल पढ़ लोगे तो एक बार आप पढ़ लोगे उनको तो सारे की सारे आपको समझ में वहां पर आ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। एक बात मैं आपको फिर बता दूं, जिस किसी को पीडीएफ वगैरह, पीडीएफ या फिर कहें एप्स नोट्स, कौन से एप्स नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कोर्स आपको दिए जा रहे हैं, एप्स बिल्कुल फ्री हैं, और पीडीएफ में कुछ पे करना पड़ सकता है। तो जिस किसी को एमसीक्यू, थ्योरिकल जैसे भी आपको नोट्स चाहिए या प्लेलिस्ट वगैरह चाहिए तो कहाँ जाना है, हमारी साइट
www.paperhacker.in। वहां पर जैसे आप जाओगे तो वहां पर प्ले लिस्ट अवेलेबल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, बाद में आपकी पीडीएफ अवेलेबल है, बाद में आपकी एप्स नोट्स अवेलेबल है। जैसी आपकी मर्जी हो वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छे लगे लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।